हेलो। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का। तो जब मैं आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पूछता हूं, आपको पता है किसे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट, हाँ, जो फिगर्स एग्जैक्टली सेम होते हैं उसे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। और कॉन्ग्रुएंसी जो कॉन्सेप्ट है, और स्पेशली कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, हम बेसिकली कोई भी बोर्ड हो, सिक्स स्टैंडर्ड से वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिक्स में, सेवेंथ में, एट में, नाइन्थ में, टेंथ में वो सीखते रहते हैं और उस पर और कॉन्सेप्ट पे होल्ड लगते हैं। तो चलिए अब मैं ये डिस्कस करता हूं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में। क्यों? बिकॉज हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ना है। बट सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को अगर जानना है तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स को जानना बहुत जरूरी है। दैट मींस कॉन्ग्रुएंसी पे होल्ड होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो चलिए अगर हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात करें, और कोई मुझे पूछता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या है, जैसे हमने कहा एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। बट चलिए किसी लेमैन को अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर समझाना है, चलिए वो समझाते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमने दो फिगर्स कंसीडर किया है, दो सर्कल्स कंसीडर किए हैं। तो मैं पूछ रहा हूं आपको, क्या ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? तो आप बोलोगे देखें, हाँ ये दोनों एग्जैक्टली सेम तो है, दिख तो रहे हैं। दिखने से नहीं होता है, हमें देखना है एग्जैक्टली वो सेम है क्या। तो इसके लिए करें क्या? एकदम सिंपल करते हैं, इस सर्कल को उठा के हम इस पे रख देते हैं। अब देखिए ये एग्जैक्टली फिट हो गया। यस, एक सर्कल दूसरे में एग्जैक्टली कोइंसाइड हो गया, एग्जैक्टली फिट हो गया। दैट मींस हम बोल सकते हैं कि पहला सर्कल और दूसरा सर्कल, ये दोनों भी सर्कल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों है? आपने बोला ये एग्जैक्टली एक दूसरे में फिट हो गया। क्यों फिट हुआ? बिकॉज आप बोलोगे ये सर्कल है, ये सर्कल है, मतलब आप इन शॉर्ट बोल रहे हो कि इनका शेप सेम है। ओके, तो एक चीज तो आपने बोला, दे आर ऑफ द सेम शेप, इनका शेप सेम है। वेरी गुड। और क्या रीजन है जिसकी वजह से ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे में फिट हो गए? सिर्फ शेप सेम है इसके लिए ना? चलो एक 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 कुछ बात कर रहा हूं यहाँ पे, देखिए। ओके, सर्कल की जब बात करते हैं, जब हम ड्रॉ करते हैं, हम एक रेडियस के लिए वो ड्रॉ करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो फर्स्ट सर्कल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, दूसरे का भी 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हो? तो आप बोलोगे दोनों का साइज सेम है। बिकॉज सर्कल का साइज डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है उसका रेडियस। ओके, सुपर। दैट मीन्स आप बोल रहे हो दे आर ऑफ द सेम साइज। दैट मीन्स ये दोनों फिगर्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? आपने कहा दे आर ऑफ द सेम शेप, दे आर ऑफ द सेम साइज। दैट मीन्स अब हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को डिफाइन कर सकते हैं। क्या है वो? Figures having the same shape and the same size are congruent figures. इतनी सी बात थी, समझ गया? तो बोलोगे वाह बहुत इजी है। अब हम जब सेम शेप की बात करते हैं, सिंबल यूज किया जाता है। सेम शेप के लिए हमें सिंबल यूज करते हैं, यस ये है। ओके, और सेम साइज के लिए हम यूज करते हैं इक्वालिटी। तो इन दोनों को मिला के, सेम शेप सेम साइज को मिला के, ये जो सिंबल है ये है सिंबल कॉन्ग्रुएंस का। दैट मींस आप मैं बोल सकता हूं कि ये सर्कल और ये दूसरा सर्कल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। वेरी गुड। तो चलिए आपको इस जो सिंबल के बारे में है वो भी समझ गए। सेम शेप सेम साइज, वेरी गुड। तो चलिए अब सर्कल की बात हो गई, चलो हम कुछ और फिगर ले लेते हैं। तो दो फिगर्स आपको दे रहा हूं यहाँ पे। क्या है ये फिगर? देखिए ये आप बोलोगे हो कि सब एंगल्स 90 है। ओके, और सब साइड्स इक्वल है, मतलब ये क्या है? ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, राइट? दैट मींस हमें पता है ये क्या है। यस, ये है स्क्वायर। ओके, अब मैं पूछ रहा हूं ये दो स्क्वायर्स ये है, क्या ये दोनों स्क्वायर्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है? अब बोलोगे मैंने साइड्स तो नहीं दिया, बट साइड्स का इंफॉर्मेशन एक्चुअली मार्किंग के फॉर्म में दे ही दिया है। ये देखते हैं, बट जैसे हमने पहले में चेक किया था वैसे कर लेते हैं। इसको प्लेस करके देखते हैं। ओके, देखिए वाह एग्जैक्टली फिट हो गया। दैट मींस हमें पता है दोनों जो स्क्वायर्स है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। वेरी गुड। अब ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है क्यों? शेप सेम है। आप बोलोगे ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, शेप सेम है, बट साइज क्या सेम है? तो आप बोलोगे मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया है। स्क्वायर का जो साइज है वो डिटरमाइन करता है क्या? उसका साइड है, बिकॉज सब साइड सेम होता है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, आइडेंटिकल मार्क्स से इधर सिंगल डैश दिया है, यहाँ पे सिंगल दिया है, मतलब हमने बोल दिया है ये दोनों के साइड सेम है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, आप बोल रहे ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर, मतलब दे आर ऑफ द सेम शेप, दे आर ऑफ द सेम साइज, दैट मींस ये दोनों भी स्क्वायर्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए ये भी हो गया। अब कोई और फिगर ले लेते हैं। अब मैं आपके साथ ले रहा हूं दो रेक्टेंगल्स। वेरी गुड, रेक्टेंगल है, हर एक एंगल 90 है, बट यहां पे सिर्फ एक साइड से बात नहीं बनती है। इसका साइज जो डिटरमाइन होता है दो चीजों से होता है, लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, तो ये दोनों एग्जैक्टली फिट होते हैं क्या? चलिए देख लेते हैं, फिट करके देखते हैं। यस, ओके, एग्जैक्टली फिट हो गया, सुपर। दैट मींस हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी रेक्टेंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। ओके, बट यहां पे कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ एक साइड, एक चीज से डिटरमाइन नहीं हो रही है, दो चीजों से। लेंथ भी सेम होना चाहिए, जो मैंने दिमाग किया है, ब्रेथ भी सेम होना चाहिए, इसलिए दैट मींस हम इसलिए बोल पा रहे हैं कि दे आर ऑफ द सेम साइज। लेंथ मैच हो रहा है, ब्रेथ मैच हो रहा है, दैट मींस दोनों भी एग्जैक्टली एक दूसरे में फिट हो गए, बिकॉज दे आर ऑफ द सेम शेप, दे आर ऑफ द सेम साइज। अब इतने डिटेलिंग के बाद ये समझ ही गए हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है। दे आर ऑफ द सेम शेप, दे आर ऑफ द सेम साइज, और उसका हमें सिंबल भी पता चल गया। तो चलिए, बट हमारी जो स्टडीज है, हमारा जो करिकुलम है, उसमें हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में, उसके बाद जाके हम पढ़ते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। तो चलिए ट्राइंगल्स की बात करते हैं। तो इसके लिए मैं अभी ट्राइंगल्स कंसिडर करते हैं। ओके, दो ट्राइंगल्स ये, तो आप बोलो कि यहाँ पे कुछ मार्किंग नहीं है साइड्स पे, यहाँ पे है। ओके, इस ट्राइंगल को देखिए और मुझे बताइए यहाँ पे मैंने मार्किंग्स दिए हैं, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। एक सिंगल, डबल डैश और इधर 3 डैश, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इनके लेंथ सेम नहीं है, मतलब ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल है? स्केलिंग ट्राइंगल है। ओके, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सवाल ये है कि क्या ये ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है? अब बोलोगे देख के तो लग रहा है, देख के लगने से नहीं होता, मैच करके देखते हैं। तो चलिए अभी हमारे पास ऑप्शन है, इसके लिए मैच कर रहे हैं, उठाते हैं इसको और इसको इस पे प्लेस करते हैं। ओके, एग्जैक्टली फिट हो गया है, दैट मींस दोनों भी ट्राइंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। सुपर, वेरी नाइस। तो आप बोलोगे हमें तो पता है, हम तो सीखे ही है, तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो लिखिए कैसे? तो चलिए इसको नाम दे देते हैं, इस ट्राइंगल को दे देते हैं एबीसी और इसको दे देते हैं पीक्यूआर। दैट मींस हम अब ये बोल रहे हैं, हमने अभी ये पता किया है ओवरलैप करके, एग्जैक्टली ओवरलैप हो गया, एग्जैक्टली कोइंसाइड हो गया, तो हम बोल रहे हैं कि ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर को कॉन्ग्रुएंट है, स्टेटमेंट फॉर्म में हमने लिख दिया। ओके, तो हमें पता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट है मतलब क्या? दे आर ऑफ द सेम शेप एंड दे आर ऑफ द सेम साइज। ओके, अब मुझे बताइए जब ट्राइंगल में हम शेप की बात करते हैं, ओके, शेप की बात करते हैं, तो शेप क्या वो चीज है जो शेप को डिफाइन कर रहा है? इसके शेप को डिफाइन करने वाली चीज क्या है? वो क्या फैक्टर है जो इसके शेप को डिसाइन कर? अब देखिए ये एंगल है, अगर मैं इसे ऐसे चेंज कर दूं तो शेप चेंज हो गया। दैट मींस शेप किसकी वजह से चेंज होता है? एंगल की वजह से। दैट मींस याद रखिए, एंगल डिफाइंस द शेप। ओके, तो जब हम बोल रहे हैं कि इन दोनों का शेप सेम है, शेप सेम है, क्यों? बिकॉज कॉन्ग्रुएंट है, हमने तो आइडेंटिफाई किया ओवरलैप करके। दैट मींस अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब आप बोल रहे हैं इसका शेप सेम है। शेप सेम है मतलब एंगल सेम है। ओके, तो बट यहां पे तो मैंने कुछ मेजरमेंट्स दिए नहीं है, बट मैं आइडेंटिकल मार्क्स या चलिए मार्किंग दे देता हूं, आइडेंटिकल आप करोगे। ओके, तो मैंने 3 अलग अलग मार्किंग दे दिए तीनों एंगल्स के लिए। अब मुझे बताइए ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब एंगल ए जो है वो इक्वल होगा ना, उसका मेजर इक्वल होगा। किसे इक्वल होगा? कुछ जाता है, किसे इक्वल होगा? एंगल ए किसे इक्वल होगा? एंगल क्यू को ना। किसे इक्वल होगा? एंगल आर को ना। एंगल पी को इक्वल होगा। तो हमने ये आइडेंटिकल मार्क्स डाल दिए। क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर एंगल ए 70 डिग्री है तो एंगल पी 70 डिग्री है। ओके ओके, बट मुझे बताइए एंगल ए एंगल पी के साथ क्यों? बिकॉज आपने जब इसे ओवरलैप किया था, आपने देखा था शेप सेम है। क्यों? जब हम ए और पी को साथ में रख रहे हैं,
क्यू के साथ बी को रख रहे हैं, सी और आर को साथ में रख रहे हैं, मतलब हमने मैच किया। मैच, ऐसा मैचिंग जब हम कर रहे हैं तब जाके ये फिगर्स एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं, राइट ना। मैचिंग मैचिंग ये याद रखना, ये इस पे मैं आऊंगा, और इसे एक्चुअली ज्योमेट्री में, मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं करस्पॉन्डेंस मैचिंग। ओके, तो ठीक है। तो हमने देखा कि एंगल ए एंगल बी को इक्वल है। ओके, अब मुझे बताइए एंगल बी कौन सा एंगल को इक्वल होगा? तो बोलोगे मैचिंग कौन सा है? क्यू। दैट मींस हम बोलोगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड सेम वे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। दैट मींस आपने एक चीज, हमने रादर ये डिस्कशन से समझ लिया कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो होता क्या है? शेप सेम है। शेप सेम है मतलब उनके एंगल्स इक्वल होंगे। कोई भी एंगल ना ना ना, मैचिंग एंगल्स मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सुपर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। चलिए समझ ले, हमने कहा ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो शेप तो सेम है, साइज भी तो सेम है। साइज किससे डिटरमाइन होता है? जाहिर सी बात है, उसके साइड्स के लेंथ से डिटरमाइन होता है। वेरी गुड, दैट मींस अगर वो सेम साइज का है, दैट मींस ए बी का लेंथ और पी क्यू का लेंथ सेम होगा। वेरी गुड, ओके। देन हमें पता है ए सी और पी आर का लेंथ सेम होगा, बी सी और क्यू आर का लेंथ सेम होगा। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड PQ, then side BC is equal to side QR, and we know that side AC is equal to side PR. Very good, हम ये समझ गए। सुपर, अब ये समझ में आ गया दैट AB जो है वो PQ को इक्वल है, BC जो है वो QR को इक्वल है, और AC जो है वो PR को इक्वल है। मतलब करस्पॉन्डिंग मैचिंग मैचिंग साइड्स ना। ए बी किससे मैच कर रहा है? पी क्यू से। बी सी किससे मैच कर रहा है? क्यू आर से। ए सी किससे मैच कर रहा है? पी आर से। दैट मींस हमने ये सीख लिया कि जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होता है? सेम शेप सेम साइज। ओके, अब हम इतने टाइम से मैं मैचिंग की बात कर रहा हूं। दैट मींस हम ये ट्राइंगल को, जब पहले हमें साइड्स के बारे में कुछ पता नहीं था, एंगल्स के बारे में कुछ पता नहीं था, तब हमने कैसे चेक किया कि ये एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट है क्या? हमने सिर्फ उसे उठा के इस पे रख दिया, और जैसे हमने रखा तो हमें पता चला हाँ एग्जैक्टली मैच हो रहा है। बट वो मैच क्यों हो रहा था? मैच हो रहा था बिकॉज मैंने ए को पी के साथ, बी को क्यू के साथ और सी को आर के साथ वैसा प्लेसमेंट हुआ, उसकी वजह से वो एंगल्स वैसे मैच हो रहे थे। बट अगर समझो, अगर मैं ऐसे मैचिंग करूं, क्यू को उठा के ए पे रखूं, अब पी पे और आर सी पे, मैच ही नहीं हो रहा ना। क्या ये एग्जैक्टली फिट हो रहे? नहीं फिट हो रहे। दैट मीन्स हमें एक चीज पता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स तो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज एग्जैक्टली हो रहा है, बट ये कॉन्ग्रुएंट है सिर्फ और सिर्फ कब? जब हम ए को पी के साथ, बी को क्यू के साथ और सी को आर के साथ मैच करें। इसे हम बोलते हैं करस्पॉन्डेंस, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो हम लिखते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, बट कब? जब ए पी के साथ मैच कर रहा है, बी क्यू के साथ मैच कर रहा है, सी आर के साथ मैच कर रहा है, मतलब वर्टाइसेस के मैचिंग के हिसाब से। और इसे बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ऑफ द वर्टाइसेस। करस्पॉन्डेंस मैचिंग, वर्टाइसेस के जो मैचिंग हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसके हिसाब से। तो क्या है वो? ए बी सी जो है, ये वर्टाइसेस ए बी एंड सी, ये किसे करस्पॉन्ड कर रहे हैं? पी क्यू आर। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं एक साथ। इसका मतलब क्या है? वर्टेक्स ए करस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स पी, बी करस्पॉन्ड्स टू क्यू, सी करस्पॉन्ड्स टू आर। ये करस्पॉन्डेंस दिखाने के लिए समझ गए? दैट मींस हम ये समझ गए कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, बट सिर्फ और सिर्फ तभी अगर ये करस्पॉन्डेंस है। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट। करस्पॉन्डेंस बहुत मैटर करता है। अब एक बार आप करस्पॉन्डेंस समझ गए तो ये फिगर ऐसा है, ये फिगर का कोई भी ओरिएंटेशन दे दे, ऐसा भी दे दे, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही है ना। बट ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब है? ये करस्पॉन्डेंस है। फिगर ये ऐसा, और इसको हम कोई भी ओरिएंटेशन में दे दे, आपको फिगर ऐसा भी दे दे, कॉन्ग्रुएंट ही है ना। यस यार कॉन्ग्रुएंट। अगर ऐसा भी दे दे, दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट ही है। बट कॉन्ग्रुएंट है, आपको इन फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट है ये तो समझ गए देख के। ओवरलैप उठा के तो नहीं रख सकता अगर सिर्फ ये दो फिगर्स है, तो आपको देख के समझना है। मैचिंग मैचिंग एंगल्स, आप बोलोगे एंगल्स का अगर वैल्यू सेम है तो उससे हम समझ जाते हैं करस्पॉन्डेंस, बिकॉज एंगल ए एंगल पी को इक्वल है,
ओके मतलब वो मैच होंगे ही। एंगल आर और एंगल सी है मतलब आर और सी मैच होंगे ही। एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है मतलब वो मैच होंगे। तो मतलब एंगल्स का अगर इक्वालिटी हमें दिया है तो उससे हम मैचिंग और करस्पॉन्डेंस बहुत इजीली समझ सकते हैं। वेरी गुड। तो ये समझ के दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंस में करस्पॉन्डेंस का बहुत बड़ा रोल है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम ये समझ ही गए। तो ये पूरे स्टेटमेंट को हम ऐसे न लिखते हुए अब लिख सकते हैं, सिर्फ इतना छोटा सा लिख सकते हैं, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी। जब हम दो ट्राइंगल्स के बीच में कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ तभी लिखा जा सकता है जब आपने करस्पॉन्डेंस वेरीफाई किया है और उस करस्पॉन्डेंस के हिसाब से आपने नाम लिखा है। अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसा अभी मैंने जस्ट प्रीवियस स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट फॉर्म में ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यू। तो वहां पे हम स्टेटमेंट फॉर्म में ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आरक्यूपी भी लिख सकते हैं। अगर हम लिखे कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यूपीआर फॉर द करस्पॉन्डेंस, बट करस्पॉन्डेंस अगर सही लिखे तो चल जाता है, ऐसा लिख सकते हैं। बट जब हम कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बीच में लिखते हैं तो वो जो नाम लिख रहे हैं हम वो किसी ऑर्डर में भी ऑर्डर लिख सकते हैं, बट करस्पॉन्डेंस मैच करना जरूरी है। मतलब अगर मैंने इस ट्राइंगल का नाम एबीसी लिखा है तो इस ट्राइंगल का नाम उसके वर्टिसेस के करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखना जरूरी है। मतलब अगर मैंने एबीसी लिखा है तो मुझे पी क्यू आर ही लिखना है। क्यों? बिकॉज ए पी के साथ, बी क्यू के साथ, सी आर के साथ मैच हो रहा है। अगर सेम में अगर इस ट्राइंगल का नाम मैंने ए सी बी लिखूं और कॉन्ग्रुएंट सिंबल डालूं तो इस ट्राइंगल का नाम मैं क्या लिखूंगा? यस, पी आर क्यू। ये समझना जरूरी है। तो आपको जब दो ट्राइंगल दिए हुए हैं उससे करस्पॉन्डेंस पहले समझ लीजिए और उसके हिसाब से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिखना है। तो समझ गए ना, कॉन्ग्रुएंस में करस्पॉन्डेंस का बहुत 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 बड़ा रोल है। यस, तो आप बोलो तो समझ ही गए। एक चीज चलता होगा आपके दिमाग में, एंगल्स अगर हमें इक्वल है तो हम करस्पॉन्डेंस बहुत इजीली पहचान। बट समझिए अगर दो ट्राइंगल्स में एंगल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन, बिलीव मी, फिगर ना देखे हुए भी अगर सिर्फ ये इंफॉर्मेशन भी देना तो भी आप करस्पॉन्डेंस आइडेंटिफाई कर सकते। चलिए बता तो बहुत सिंपल है, सिर्फ इतना दिया और अगर फिगर नहीं भी दिया, सिर्फ हमें पता है दो ट्राइंगल के वर्टाइसेस है एबीसी और पीक्यू, और करस्पॉन्डेंस हमें पता नहीं है, ढूंढना है कौन किससे करस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसी में देख लीजिए कैसे ढूंढना है। फर्स्ट लाइन देखिए, ए बी और पी क्यू इक्वल है, राइट, इक्वालिटी दी हुई है। ए बी है, ए बी साइड है तो उसका ऑपोजिट आएगा कौन सा? सी। अभी इतना भी नहीं, ऑपोजिट भी नहीं सोचते तो सिंपल सोचिए और एक इजी ट्रिक पर, ट्राइंगल का नाम है एबीसी, तीन वर्टाइसेस आपको पता है, तो यहाँ पे ए और बी है तो तीसरा कौन सा है? सी, जो मिसिंग है वो। ओके, यहाँ पे पी क्यू आर ट्राइंगल का नाम है, पी और क्यू है, क्या मिसिंग है? आर, दैट मींस सी कॉरेस्पॉन्ड्स टू आर, मतलब सी का मैचिंग आर के साथ ही होगा। देख लीजिए। वेरी गुड। मतलब अगर इक्वालिटी दे दी है तो आप देखिए सेकंड, बीसी इज इक्वल टू क्यू आर दिया है तो उसमें आप करस्पॉन्डेंस ढूंढ सकते हैं। बीसी है, बी हो गया, सी हो गया, क्या मिसिंग है? ए। क्यू हो गया, आर हो गया, क्या मिसिंग है? पी। दैट मींस ए करस्पॉन्ड्स टू बी। देखिए, यस, दैट मींस, और अगर हमें दो वर्टाइसेस के करस्पॉन्डेंस समझ गए हैं तो तीसरा तो देखना भी नहीं है ना, बिकॉज जो बचा हुआ है वही तो है तीसरा, तो लिखना है, इजी है। अब समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। और ये जैसे जैसे हम और सम्स करते रहेंगे, डिस्कशन करते हैं, तो ये आपका ग्रिप जो है करस्पॉन्डेंस पे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और ज्यादातर बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है, बट ये प्रॉब्लम बहुत सिंपली सॉल्व हो जाता है जब आप कॉन्सेप्ट को समझते हो कि वो क्या है। वो ही मैं आप बार बार बोलता हूँ, इसलिए वीडियो देखिए और समझिए इसे। ओके, तो अब हम ये समझ गए कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो होता क्या है। तो आप बोलते हो दो ट्राइंगल्स जब भी कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। कौन से? कोई भी नहीं, करस्पॉन्डिंग, एंड उनके करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सुपर, ये समझ गए? वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। चलिए, मतलब सिर्फ अगर मैं ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी दे दूं तो बिना फिगर देखे आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट और करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे करस्पॉन्डेंस है ना, नाम दिया है। तो अगर नाम दिया है, कॉन्ग्रुएंट सिंबल डाला है, मतलब करस्पॉन्डेंस है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ए बी किसके साथ? पी क्यू के साथ। ओके, बी सी किसके साथ? क्यू आर के साथ। ए सी फर्स्ट और थर्ड किसके साथ? पी आर के साथ। वेरी गुड। और एंगल सो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। दैट मींस अगर मैं अभी आपको दे दूं
ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ऐसा मैंने दिया। ओके, करस्पॉन्डेंस पता चल गया, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट सिंपल मैंने डाल दिया बीच में। तो यहां पे अगर मैं पूछूं कौन से एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो आप इजीली बोल सकते एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल बी इक्वल टू एंगल वाई, एंगल सी इक्वल टू एंगल जेड। साइड्स पूछो तो आप बोलोगे हाँ ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, बी सी इज इक्वल टू वाई जेड, ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड। सुपर, अब समझे कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने ये सीख लिया कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके तीन पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स और तीन पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब 6 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोल सकते हैं। एलिमेंट्स में क्या है, साइड्स और एंगल्स। तो ये 6 के 6 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है एक दूसरे को इक्वल हो जाते हैं अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका कॉन्वर्स भी तो सही होगा, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये एलिमेंट्स इक्वल है। तो सेम है, अगर एलिमेंट्स इक्वल है मतलब ये 6 के 6 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर एक दूसरे को इक्वल है तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। यही हमने सीखा। तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कभी होते हैं, अगर उनके तीनों पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स और तीनों पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे को इक्वल हो जाए तो हम उस ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं करस्पॉन्डेंस के हिसाब से, बिकॉज हम कॉन्ग्रुएंट सिंबल बीच में डाल रहे हैं। तो अब आप बोलोगे यस कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पे हमारा पूरा ग्रिप है, हमें ये कॉन्सेप्ट समझ गए, समझ गए हो, वेरी गुड। तो अगर ये समझ ही गए हो तो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, उसे आंसर कर लो। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है ट्राइंगल एलिमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर, मतलब हमें दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं, गिवन है। इसकी बेसिस पे कुछ पूछा गया, एंगल एल इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल एन इज इक्वल टू 55 डिग्री, फाइंड एंगल क्यू। ओके, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, हमें पी क्यू का लेंथ दिया गया 8 सेंटीमीटर, एल एन का लेंथ दिया गया 11 सेंटीमीटर, फाइंड एल एम एन हियर। ओके, पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं। एंगल क्यू फाइंड करना है। अब देखिए हमें पता है ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सिंबल बीच में लिखा गया है, दैट मींस करस्पॉन्डेंस तो है। तो Q किसके साथ मैच हो रहा है, M के साथ, दैट मींस एंगल Q किसे इक्वल है, एंगल M को। दैट मींस अगर हमें एंगल M की वैल्यू पता है तो हमें एंगल Q मिलेगी। एंगल M दिया है क्या, नहीं दिया है, बट उस ट्राइंगल एलिमेंट में हमें एल दिया है, एन दिया है, दो एंगल्स दिए, तो क्या हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं, आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल एलिमेंट तीनों एंगल का सम, एंगल एल प्लस एंगल एन प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, एंगल एल की वैल्यू है 45, एंगल एम की वैल्यू नहीं पता है, एंगल एन की वैल्यू है 55, लिख लीजिए, दैट इज इक्वल टू 180। लेफ्ट हैंड साइड पे 45 प्लस 55 कितना है, 100, सो एंगल एन प्लस 100 इज इक्वल टू 180। 100 को शिफ्ट कीजिए, ट्रांसपोज कीजिए ऑन द अदर साइड, राइट हैंड साइड, तो हमें मिलेगा 180 माइनस 100, दैट मींस एंगल एन की वैल्यू है 80 डिग्री। अगर एंगल एम मिली है मतलब आप बोलोगे एंगल क्यों मिल जाएगा। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल लिख देते हैं। तो एंगल क्यू एंगल एम को इक्वल है, बट रीजन में क्या लिखा है हमें पता है, अभी समझे कि ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, चाहे वो एंगल्स हो या साइड्स हो, एक दूसरे को इक्वल होते हैं। तो हमने इक्वल तो लिख दिया, क्यों, मैंने बोला ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोलिए। यहाँ पे एंगल्स की बात करें, अगर स्पेसिफिकली लिखना है तो हम बोलेंगे ये इक्वल है बिकॉज दे आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एब्रीवेट करके CACT। यस, ऐसा लिखा जाता है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों को ऐसा लिखना जरूरी है। बाकी कोई भी बोर्ड हो, CBSE हो, ICSE हो, अक्रॉस, राइट, आप लिखते हैं CPCT। इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, चाहे वो साइड्स हो या एंगल्स ऑफ CPCT लिख सकते हो, बट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों को ये लिखना जरूरी है, एंगल्स है तो आपको लिखना है CACT। इसका मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, PQ इज इक्वल टू 8 दिया है, LN इज इक्वल टू 11 दिया है, फाइंड LMN दिया। अब साइड्स की बात करते हैं, LM हमें ढूंढना है। ओके, LM किससे इक्वल है, PQ को। क्या हमें PQ दिया है, यस तो PQ 8 है, दैट मींस LM 8 है, तो हम लिखेंगे LM इज इक्वल टू PQ 8 सेंटीमीटर। सेम में हमें PR ढूंढना है, PR किससे इक्वल है, LN को। क्या LN दिया है, LN कितना है, LN इज 11, दैट मींस हम लिखेंगे LN इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। बट ऐसा क्यों, आप बोलोगे बिकॉज ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे साइड्स है, तो स्पेसिफिकली साइड्स के बारे में लिखना है तो क्या लिखोगे,
करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब एब्रीवेट करके क्या लिखोगे, CSCT। सुपर्ब, लिख लिया। अब जैसे मैंने कहा बाकी बोर्ड्स में आप डायरेक्टली CPCT लिख सकते हैं, इसे भी CPCT, इसे भी CPCT, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब मुझे बताइए कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग, अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, अब जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो हमने बेस से पढ़ा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स माने क्या, ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंस पढ़ा, उसके करस्पॉन्डेंस पे ध्यान दिया। करस्पॉन्डेंस समझ के लिए ये जो है, ये टाइप का लर्निंग, ये टाइप का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, कोई भी अगर वेरिएशन दे दूं मैं, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप इजीली उसे एड्रेस कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पता चले, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पे उनका होल्ड हो जाए। बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में, बट उसके लिए कॉन्ग्रुएंसी आना जरूरी है। तो फ्रेंड्स के साथ अभी शेयर कर दीजिए, सो दैट वो कॉन्ग्रुएंसी सीख ले, समझ ले, और देन तैयार रहे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ। चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।